सर आज तो दो ही हैं केवल। कोई दिक्कत नहीं है, दो तो पढ़ो तुम। बाकी वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना यूट्यूब पे। ओके सर। ठीक है। जितने पढ़ेंगे उतने ही पढ़ाएंगे अपन, तो क्या है। चलो, तो ये मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ। और जो है, आज पढ़ेंगे तीसरी एप्लीकेशन वेरिएशनल प्रिंसिपल की, और कल पढ़ेंगे चौथी एप्लीकेशन। और कल तुम्हारी यूनिट थोड़ी सी ख़त्म कर देंगे, मतलब पूरी नहीं होगी, पर एक पार्ट ख़त्म हो जाएगा उसकी, फिर हम लोग कुछ अलग सा स्टार्ट करेंगे परसों से। चलो, तो वेरिएशनल प्रिंसिपल ख़त्म हो जाएगा कल तुम्हारा। अगली जो चैप्टर, अगला जो तुम्हारा टारगेट है वो ये है कि तुम लोगों ने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर सोल्व कर लिया। तुम लोगों ने जो है एच एटम सोल्व कर लिया। अब जो अगली एप्लीकेशन है ना, वो क्या है तुम्हारे पास, हीलियम एटम। नेक्स्ट एप्लीकेशन, क्वेश्चन ये होता है तुम्हारे एग्जाम में, क्वेश्चन ये है, फाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम एटम यूजिंग वेरिएशनल मेथड। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हीलियम एटम क्या होता है, देखो। हीलियम एटम ऐसा होता है, हीलियम एटम में क्या होता है बेटा, कि दो तो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, और दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम्हें पता है। और हीलियम न्यूक्लियाई जो होता है ना बेटा, हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसमें न्यूक्लियस होता है। हम लोग पर एटम की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर हीलियम एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कल तो मैंने हाइड्रोजन बताया था आप लोगों को, बट हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। पर यहाँ पर दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, और इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं एटॉमिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एक नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दो हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। और न्यूक्लियस के साथ भी क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इस स्ट्रक्चर में आप खुद देखो कि अगर ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है, मान लो इसकी R1 प्राइम है, तो इसका पोटेंशियल ऐसे ही डिसाइड करेंगे। यहाँ पर R2 वेक्टर है, मान लो ये डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो, मैं ये मान लेता हूँ, और ये हो जाएगी इटैलिक R इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। वेक्टर रूल से किया है मैंने ये सब, है ना। तो ये इस तरह का जो न्यूक्लियस है वो कहलाता है हीलियम एटम न्यूक्लियाई। अब हीलियम एटम न्यूक्लियाई के अंदर थोड़ा सा आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो, ध्यान क्या रखनी पड़ेगी वो समझना। देखो, न्यूक्लियस इज़ हैवी। यहाँ पर पहली बात तुम्हारा न्यूक्लियाई क्या हैवी है, क्योंकि ज़्यादा भारी है ना, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियो ज़्यादा है, सो न्यूक्लियस इज़ हैवी इन कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है वो बहुत भारी होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और एक प्रोटॉन का मास होता है 938 मेगा। तो ये बहुत भारी होता है। यहाँ तो वैसे ही बहुत सारे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, इसलिए बहुत भारी है। सो वी कैन कंसिडर, so we can consider nucleus
एट रेस्ट, तो आप लोग इसको रेस्ट पर मान सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, भारी है ना वो। एंड बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम एटम आर इन मोशन, और वो मोशन में ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। सो कंसिडर ओरिजिन एट न्यूक्लियस, कंसिडर ओरिजिन एट, मान लो आपका न्यूक्लियस ये आपका ओरिजिन है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर, क्या क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, आपको लिखवाई रखे हैं, ऊपर भी आपको दिखा रखा है, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, मतलब पहले का r1 वेक्टर है, दूसरे का r2 वेक्टर है, किसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिव टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कंपेरिजन में ना। सो वी नो दैट द वेव फंक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, अब ये शायद तुम्हें पता नहीं होगा वेव फंक्शन किस फॉर्म में लिखता है, तो आप लोग याद रख लेना कि किसी भी H एटम का या किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन जो है ना वो इस तरह लिखा जाएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा φ1 r1, क्योंकि r1 उसकी पोजीशन है, और z एटॉम प्रोटॉन नंबर होता है, πa³ टू द पावर 1/2 और एक्सपोनेंशियल माइनस z r1/a। जब इसी वेव फंक्शन को हम हाइड्रोजन एटम के लिए लिखते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर z का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में ना एक ही प्रोटॉन अवेलेबल होता है न्यूक्लियस में, तो 1/√πa³ एक्सपोनेंशियल माइनस r/a, ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कहलाता है हाइड्रोजन एटम का। बट यहाँ पर हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, यहाँ पर तो प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को z लिखना पड़ा। जब प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होते हैं तो स्फेरिकल सिस्टम में किसी भी एटम के लिए हम लोग को यहाँ z लिखना पड़ता है। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 कर देनी होती है, ठीक है ना। इस वाले वेव फंक्शन में जो a होता है ना बेटा, ये जो a होता है इसे कहा जाता है बोहर रेडियस। बोहर रेडियस का मतलब ये होता है सबसे कम रेडियस, क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना उसका साइज़ बहुत अलग अलग होता है अलग अलग जगह, तो जो सबसे लोएस्ट साइज़ है ना न्यूक्लियस का, सबसे लोएस्ट साइज़ वो बोहर रेडियस कहलाती है। नाउ अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा ही वेव फंक्शन हमें दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखना पड़ेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक बाउंड सिस्टम बना रहे हैं, एक कंबाइंड बॉडी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ टोटल वेव फंक्शन ऑफ हीलियम एटम total wave function of helium atom due to both electrons। सुनो मेरी बात, तो कंबाइंड सिस्टम का जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई r1 r2 क्या हो जाएगा, φ1 r1 मल्टीप्लाई विद द φ2 r2। अब मैंने दोनों वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये कंबाइंड सिस्टम है, एक वक्त में दोनों वेव फंक्शन अवेलेबल है, दोनों पार्टिकल अवेलेबल है। तुम लोग सोचोगे सर वेव फंक्शन को तो आप कभी प्लस कर देते हो, जैसे मान लो आपने साइन बराबर क्या लिख दिया,
C1 sin1 प्लस C2 sin2। तो अगर दो वेव फंक्शन होते हैं तो आप उनको प्लस करते हो, और यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब पता नहीं आपके माइंड में सवाल आएगा नहीं आएगा, बट मेरे माइंड में ये आया था कि यहाँ पर वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं बिकॉज ये एक बाउंड सिस्टम है। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ अवेलेबल हैं सिस्टम में और एक साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वेव फंक्शन है वो अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पर पाया जाएगा। मैंने आपको समझाया भी था, वेव फंक्शन मतलब आप लोग हो। आप कभी घर में रहते हो, कभी मार्केट में रहते हो, कभी स्कूल में रहते हो, तो आपका पाए जाने का अस्तित्व घर में अलग है, मार्केट में अलग है और स्कूल में अलग है। क्या आप एक वक्त में घर में या मार्केट में एक साथ पाए जा सकते हो? नहीं पाए जा सकते। तो ये जो प्लस का साइन होता है ना, ये या को डिनोट करता है। वेव फंक्शन में हमेशा प्रोबेबिलिटी को शो किया जाता है, और प्रोबेबिलिटी या तो यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी। तो जब या वाली अवस्था होती है ना, तो प्लस का साइन लगाया जाता है, और ये एक अनबाउंड सिस्टम को शो करता है कि या तो आप यहाँ पर हो या फिर आप यहाँ पर हो। बट ये एक बाउंड सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि या वाला साइन नहीं है, यहाँ पे और वाला साइन है। और मतलब समझते हो, या मतलब तो ये इसे बोलते हैं या। तो या तो वेव फंक्शन साई 1 में है या फिर साई 2 में है, तो प्लस लगा दो। और या होता है और मतलब होता है एंड, मतलब दोनों वेव फंक्शन एक साथ अवेलेबल है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, तो ये और वाली अवस्था होती है। तो एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसलिए हम लोगों ने वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है। और वेव फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी टाइप से होता है, क्योंकि वेव फंक्शन का स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी को या वाली कंडीशन में हम लोग प्लस कर देते हैं और एंड वाली में मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो अब आगे देखो, तुम लोग पता नहीं ये सवाल, आई थिंक शायद तुम लोग ये चीज़ें तब अब आपके दिमाग में आएगी जब आप इनको रिवीजन करोगे, पढ़ोगे ना, तब आपके माइंड में ये सब सवाल आएंगे। अभी तो कोई टीचर तुम्हें पढ़ा देता है, तुम लोग मान लेते हो, तो तुम सवाल भी नहीं पूछते हो। बट जब कभी तुम पढ़ने बैठोगे ना, तब तुम्हारे सवाल ढेरों आएंगे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। और ये सवाल मेरे माइंड में आ चुके हैं पहले, इसलिए मैंने तुम्हें पहले अवगत करा दिया कि ऐसे सवाल तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, ठीक है ना। तो कंबाइंड सिस्टम का वेव फंक्शन कितना हो गया? Z/π³। पावर्स ऐड होती है तो पावर्स को ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 1 दे दो इसको। तो हमारे पास एक वेव फंक्शन हमें मिल चुका है। हमें वेरिएशनल प्रिंसिपल में वेव फंक्शन की नीड होती है और वो हमें मिल चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग वेरिएशनल पैरामीटर की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो इफ़ हमें वेरिएशनल प्रिंसिपल में एक वेरिएशनल पैरामीटर की नीड होती है ना, सो इफ़ वी कंसीडर, अगर मान लो जो वेरिएशनल पैरामीटर है वो क्या है? वो है एटॉमिक नंबर, मतलब Z। एटॉमिक नंबर बोल दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल दो। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अवेलेबल है, तो वही प्रोटॉन नंबर ही होता है वो Z। इफ़ वी कंसिडर एटॉमिक नंबर एज वेरिएशनल पैरामीटर, देन तो तुम्हारे पास यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन आ जाएगा। तो तुम्हारे पास ये ट्रायल वेव फंक्शन क्या है? Z', ये वेरिएशन पैरामीटर मान लिया मैंने Z' को, है ना। और तुम्हें फिर बता दूं मैं, 30 तारीख से तुम्हारी क्लास 9:30 बजे होगी, है ना, फ्रॉम द 30th, मतलब परसों से। और तुम्हारी जो 10:15 वाली क्लास है ना, उससे पहले मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि आधे पौन घंटे की क्लास होती है अपनी, ज़्यादा नहीं होती। तो 10:15 से पहले तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है।
वे बस तुम लोग लेट मत होना, जैसे आप 9 बजे लेट हो जाते हो ना, ऐसे मैं मतलब 9:15 से 9:30 के बीच में कर दूंगा स्टार्ट कहीं ना कहीं। तो आप लोगों के पास लिंक है ही सही, उसको किसी वॉल पे सेव कर लेना, उसको पे क्लिक कर देना टाइम पे। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्योंकि आपने Z से थोड़ा सा अलग कर लिया ना उसको। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। नाउ अगर मान लो इफ़ वी कंसिडर अब ये तो आपको मिल गया, अब मुझे हैमिल्टोनियन की जनरल। नाउ इफ़ वी कंसिडर, कंसिडर क्या मतलब ये आपको जानते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो क्या होती है, Q1 Q2/R। अब यहाँ पे दो है हमारे पास, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो अलग तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। तो एक काम करो, तुम ये मत लिखो पोटेंशियल, तुम कंफ्यूज हो, तुम डायरेक्ट हैमिल्टोनियन याद रखो। इफ टोटल हैमिल्टोनियन, याद रख लेना सीधा ही, ये आता उसी से, ये K Q1 Q2/R से। तो यहाँ पे दो दो चार्जेस है ना, इसलिए कंबाइंड चार्ज आएगा ऑफ हीलियम एटम। और ये जो है वो CGS डायमेंशन में लिखा है मैंने, इन CGS यूनिट। वैसे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी डेरिवेशन में, वो तो जब न्यूमेरिकल होता है ना तब वैल्यूज़ में CGS को MKS में, MKS को CGS में करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंबाइंड हैमिल्टोनियन दैट इज़ द टोटल एनर्जी, वो कितना हो जाएगा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। H बराबर पहले इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अपॉन उसका मास, और उसकी एनर्जी न्यूक्लियस के साथ एक प्रोटॉन के साथ, K Q1 Q2/R1। क्या लिखा मैंने, पहला इलेक्ट्रॉन है, उसने प्रोटॉन से इंटरेक्ट किया, पहले इलेक्ट्रॉन ने, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -E है, प्रोटॉन पर चार्ज +E है, और डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, R1 है। तो ये उसकी टोटल एनर्जी हो गई पहले वाले इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो यहाँ लिख दो, चाहो तो आपको याद रह जाएगा, एनर्जी ऑफ पहला इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है, प्लस सिमिलरली ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने जब इंटरेक्ट किया प्रोटॉन के साथ में, और डिस्टेंस क्या है उसकी, ये है, तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड। अब भैया दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन पर -E और दूसरे इलेक्ट्रॉन पर -E, मैंने K को 1 मान लिया, बस ये मान लो कि K Q1 Q2/R होता है ना, तो मैंने K को 1 मान लिया। CGS डायमेंशन में K को 1 मान लेते हैं, मतलब CGS डायमेंशन ऐसी डायमेंशन होती है जिसमें बार बार जो रिपीट होता है ना उसको हम 1 मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिलेटिविस्टिक में कभी C आता है बार बार, तो रिलेटिविटी में जब C बार बार आता है तो C को 1 मान लो। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टेट में बार बार K आता है तो K को 1 मान लेते हैं। तो हम लोगों ने K को 1 मान लिया, बस Q1 Q2/R लिख रहा हूँ मैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -E, दूसरे पर चार्ज -E, और दोनों में डिस्टेंस ये। तो ये रिपल्शन है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो रिपल्शन टर्म है ये, इसे बोलते हैं रिपल्शन टर्म, जो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में वर्क करती है। रिपल्शन टर्म बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और फिर अब इसके बाद में अब आएगा एटॉमिक, है ना। मतलब
ये इफ़ेक्टिव टर्म है जो इस दो तरह के इंट्रैक्शन से जो उनके मासेस में कन्वर्ट चेंज आता है ना, ये वो टर्म है। तो ये एक्स्ट्रा टर्म है जो आपको याद रखनी है बस। इस एक्स्ट्रा टर्म का इफेक्ट होता है, इसे बोलते हैं ड्यू टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ड्यू टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखो इसको इतना लंबा सॉल्व करेंगे नहीं हम लोग, तो शॉर्ट तरीका ये है इसको सॉल्व करने का कि आप लोगों ने एच एटम सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोग ऐसे ही मान लो इन एच एटम, इन केस ऑफ एच एटम, आप लोगों ने इसको पहले ही सॉल्व किया हुआ है कि अगर मैं हैमिल्टोनियन को, मतलब टोटल एनर्जी को, किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के साथ अगर मैं एच एटम का वेव फंक्शन ऑपरेट करवाता हूँ ना, तो इसका सॉल्यूशन आता है माइनस जेड प्राइम स्क्वायर और ई नोट, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और फाई आर। अब यहाँ पर जेड प्राइम तो एटॉमिक नंबर है, वो तो अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होगा। अगर यहाँ पर एच एटम होता तो जेड प्राइम का वैल्यू 1 होता, बट यहाँ एच एटम नहीं है ना, इसलिए जेड प्राइम का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा। और ई नोट क्या है यहाँ पे, ये हम लोग एच एटम में सोल्व कर चुके हैं, दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच एटम। इसका वैल्यू होता है ई स्क्वायर अपॉन 2 ए नोट। ए नोट मतलब वही रेडियस, तो ये होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अब जैसे मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को लिखता हूँ। तो फॉर वन इलेक्ट्रॉन, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p1 स्क्वायर है अपॉन माइनस, और उसकी डिस्टेंस r1 है, और कंबाइंड वेव फंक्शन क्या है मेरे पास, r1 r2 बराबर माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर। ये हम लोग, ये वाला काम हम लोग कल कर चुके हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, उसको यूज़ करना है बस। तो इसको यूज़ करेंगे तो ये मेरे पास ई नोड आ जाएगा, और ये हो जाएगा फाई आर, और इसको भी थोड़ा ढंग से लिख दो। तो ये हो गया ई नोड फाई r1 r2, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा इक्वेशन नंबर 3 तुम्हें ऊपर दी नहीं क्या, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो ना। और इसके ऊपर भी तुमने इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है क्या, 2 दे दो, हाँ दे रखी है ऊपर तो, ठीक है। तो ये 3 हो गई हमारे पास, ये 4 हो गई। चलो, और अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग, p2 स्क्वायर अपॉन 2m माइनस फाई r1 r2 बराबर माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर ई नोड फाई, इक्वेशन नंबर 5। अब कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको लर्न करनी है, ये हम लोग एच एटम को सोल्व करके निकालते हैं, है ना। तो वो आप अगर याद रखोगे तो तुम ये आसानी कर लो, वरना ये लंबा सवाल हो जाएगा। सो वी नो दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आर, इसका वैल्यू होता है z अपॉन ए, है ना। तो इसका मतलब एच एटम में हम लोग इसको सोल्व करते हैं, तो ऐसे हम लोग सोल्व करके 1 अपॉन r1 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा z प्राइम अपॉन ए। और सिमिलरली अगर मैं 1 अपॉन r2 का निकालता हूँ, तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, z प्राइम अपॉन ए। इसी अकॉर्डिंगली आप लोगों को ये याद रखना है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर अपॉन आर, ये कैसे निकालोगे। तो मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि आर का वैल्यू क्या होता है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखना है 5 अपॉन 4 जेड प्राइम
और ई नोट, क्योंकि आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो अभी टाइम लग जाएगा और इतना लंबा सवाल आपके आता नहीं है, तो इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है और यूज़ करना है। ये CSIR नेट में भी डायरेक्ट सवाल आता है, हालांकि वहाँ पे तो हम लोग डेरिवेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, सोल्व करते हैं, बट यहाँ पे आप लोग मत करो सोल्व, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ हमारा जो अगला टास्क है वेरिएशनल का, नाउ द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी। तो ये मैंने निकाला एनर्जी का, मतलब हैमिल्टोनियन का आपको करना पड़ेगा ना एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, P1²/2m माइनस पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, P2²/2m माइनस Ze²/R2 फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन और प्लस E²/R एंड प्लस ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ये E² है और 1/R1 का एक्सपेक्टेशन और 1/R2 का एक्सपेक्टेशन। सब कुछ का एक्सपेक्टेशन आपको मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, वो सारी वैल्यू नीचे रख दो, है ना। तो ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसका वैल्यू मैंने कितना लिखवाया अभी आपको ऊपर, वो लिखवाया माइनस का Z1' और E नोट, डायरेक्टली आपको ऊपर लिखवाया हुआ है। इसका भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है माइनस का Z1 Z' और E नोट। एक्सपेक्टेशन अभी आपको लिखाई है ना, E²/R की कितनी होती है 5/4 और Z' E नोट, फिर प्लस Z माइनस Z का वैल्यू लिखवाया हुआ है आपको E² का, इसका लिखवाया हुआ है Z' अपॉन A और इसका भी लिखवाया है Z' अपॉन A। डायरेक्टली यूज़ करने हैं आपको, इंटीग्रेट करके निकालोगे तो टाइम लग जाएगा। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन निकल गया, इसको सोल्व करो एक बार। जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर ये आएगा, देखो माइनस का 2 Z'² E नोड। क्यों? क्योंकि आपने इन दोनों टर्म्स को ऐड किया होगा, इसलिए ये टर्म आ गई। आगे देखो, प्लस का 5/4 Z' E नोड। क्यों आया बेटा ये? क्योंकि ये सीधी टर्म आपने ये वाली टर्म यहाँ लिख दी। प्लस का 4Z' माइनस Z का और ये E नोड। अब जो बची हुई टर्म है वो यही तो एक टर्म है, तो इसको भी आपने लिख दिया। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर मैंने सिंपली ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ऊपर और नीचे क्या किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या हो गया 2Z' अपॉन A। यहाँ पर क्या था 2Z' अपॉन A था, ठीक है। और E²/A है सही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या पुट कर दिया, E नोट बराबर क्या पुट कर, E नोट बराबर क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है ना E²/2A होता है। यहाँ से E² बराबर क्या पुट कर दिया 2E नोट अपॉन E² की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ऊपर लिखा हुआ ना, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने E नोट का वैल्यू ये रहा, तो E नोट बराबर ये होता है ना, तो मैंने E² बराबर 2A E नोट पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगला स्टेप ये होता है कि हमारे पास जो वेरिएशनल पैरामीटर होता है ना, उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर Z' वेरिएशन पैरामीटर है, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 का पुट करो और फिर सोल्व करो तो Z' का वैल्यू आ जाएगा। तो वो कितना आएगा Z माइनस 1/6। ये आपको करना है ना, इसको Z' के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, 0 के बराबर पुट करना, तो आपका Z' ही आ जाएगा।
फिर अगला स्टेप ये होता है कि इसकी वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दो, इसको 7 नाम दे दो, 7 से वैल्यू 6 में रख दो तो तुम्हारे पास एनर्जी आ जाएगी। अब जेड प्राइम का वैल्यू जब आप ऊपर रखोगे ना और सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके और पुट करके पूरा करने पर ही आ जाएगा आंसर 2z² माइनस 25/128 25/128 प्लस 5/4z प्लस 5/4z माइनस 25/64 माइनस 5/4z प्लस 25/64 लास्ट में ई नोड ये आएगा। तो ये कैंसिल कर देना, ठीक है, ये भी कैंसिल कर देना। अब जो बचा केवल उसको लिख देना। तो 4 हीलियम एटम, अब हीलियम एटम में क्या होता है, प्रोटॉन नंबर 2 होते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुट कर दो तो एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरे पास, -2 मल्टीप्लाई विथ 2 का स्क्वायर माइनस 25/128 प्लस 5/4 मल्टीप्लाई विथ द 2। इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। जब आप इसको सोल्व कर लोगे ना तो ये आएगा -5.69 ई नोड। ई नोड का वैल्यू आपको लिखवाया हुआ है ना, ऊपर आपको लिखवाया हुआ है कितना होता है 13/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 13/6 पुट करोगे तो एवरेज एनर्जी आ जाएगी ग्राउंड स्टेट के लिए 77.92 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर द हीलियम एटम। तो ये वेरिएशनल प्रिंसिपल को यूज़ करके आप लोग कर सकते हो सॉल्व। इंटीग्रेशन का मेन रोल है, उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन आपको नहीं करवाया, सीधा ही मैंने आपको उसकी वैल्यू लिखवा दी थी। और वो आपको ध्यान भी रखनी, बिकॉज नेट में काम आती है सीधी वो वैल्यूज़, इसलिए नेट के लिए ही सही, बट आपको वो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो ये वाला काम हो गया तुम्हारा ख़त्म, ठीक है। अब वेरिएशनल प्रिंसिपल की जो अगली प्रॉपर्टी है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। वो लास्ट प्रॉपर्टी है और लास्ट एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टी या सॉरी एप्लीकेशन। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल की जो अंतिम एप्लीकेशन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे और उसी के साथ आपका वेरिएशनल प्रिंसिपल ख़त्म, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इतनी ही वेरिएशनल प्रिंसिपल की एप्लीकेशन आती है। तो हर यूनिट का मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो कंफर्म आपके एग्ज़ाम में उतना ही आएगा। वैसे यूनिट तो बहुत बड़ी है, बट मैं पहले वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको जो उस यूनिट में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एप्लीकेशन एग्ज़ाम में आती है। अब जैसे मैंने सेक्शन ए में एक यूनिट छुड़वाई है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, बट मेरा ऐसा मानना है कि मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, तुम चिंता मत करो। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में तुम्हारे छुड़वाऊंगा नहीं। जो टाइम डिपेंडेंट से एक सवाल रेपिटेडली बार बार आ रहा है ना वो मैं करवाऊंगा, वो बार बार आता है। तो भले ही वो यूनिट हम लोग छोड़ते हैं, बट फिर भी वो एक जो सवाल है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में आता है, जिसे बोलते हैं फर्मी गोल्डन रूल, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, तो इस तरह वो एक सवाल आता है। वो आपके एग्जाम है। क्लासेस कब तक चलेंगी? अब ये तो देखो जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं आ जाएगा तो चलेगी क्लासेस। अच्छा, जब तक कॉलेज बोलेगा तब तक चलाते रहेंगे क्लास। सिलेबस तो अपना देखो, इसीलिए पता है क्लासेस कभी बंद हो सकती है तुम्हारी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना तुम्हारे एग्ज़ाम का, जो तुम्हारे एग्ज़ाम में बार बार आता है, वो मैं करवा दूँ पहले, ताकि तुम्हें एग्ज़ाम के लिए जो है ना, अच्छा स्क्रीन दिखा दूँ एक बार, ये लो, तो तुम्हें एग्ज़ाम के लिए एक बूस्ट मिल जाए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में ना, यहाँ से फर्स्ट स्क्रीन है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे एग्ज़ाम में रैपिडली बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं इनको पहले करवाना चाह रहा हूँ हर यूनिट में से, दैट्स वाई। अभी एक बार चेक कर लो, फिर हम लोग कल करेंगे ना। सर वो लास्ट की 2 या 3 क्लास आपने डाली नहीं है अभी चैनल पे? हाँ यार वो डाल नहीं है, रुको, क्या एक्चुअली
इसमें कुछ प्रॉब्लम होती, मैं कर डाल दूंगा, आज डाल दूंगा, है ना। ओके सर, थैंक यू। वेरिएशनल प्रिंसिपल की शायद मैंने एक भी क्लास डाली नहीं अभी तक भी। नहीं सर, सी जी कॉफिशिएंट ही खत्म हुआ है वहाँ पे बस। हाँ, वो सी जी की लास्ट थी, उसके बाद मैंने वेरिएशनल स्टार्ट किया है ना, तो ये वेरिएशनल का मैं तो देख, ठीक है डाल देंगे आज, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।